Hi दोस्तों, welcome to Blue Pen Blue Marker. So this time again we are with this book. We are on the final chapter, chapter 11th. हमारा काफ़ी लास्ट चैप्टर है दोस्तों. ये हम लोग इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश कर रहे थे, मतलब इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश हम लोग इसको करेंगे आज. और कुछ और बचा हुआ है जो हमारा अमेरिकन नॉवेल है एंड अफ्रीकन नॉवेल है. फिर हमारी किताब ख़त्म हो जाएगी. तो चलिए शुरू करते हैं वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन. आप भी इस किताब को साथ में रख लीजिए, देख लीजिए, तभी तो बात बनेगी, नहीं तो बात आपको समझ में नहीं आएगी. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश, ये जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश की जो किताब है ये पेज नंबर 49 पर है. और ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 49 का बिल्कुल, ये आपको बड़े बड़े जो हेडलाइंस हैं वो दिख रहा है, इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश. हम लोग शुरू करते हैं. कहता है कि इंडियन इंग्लिश novels have won worldwide recognition. कहते हैं कि इंडियन इंग्लिश जो नॉवेल्स हैं, भारतीय जो इंग्लिश के जो उपन्यास हैं, जो नॉवेल्स हैं, उनने वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, दुनिया भर में एक रिकॉग्निशन प्राप्त किया है. मीन्स जीता है. हैवॉन का मतलब जीता है, मतलब प्राप्त किया है. एक रिकॉग्निशन, एक पहचान प्राप्त किया है. The Indian novelists have established a great tradition. और भारतीय जो उपन्यासकार हैं उन लोगों ने इस्टेब्लिश किया है, एक स्थापित किया है एक ग्रेट ट्रेडिशन, एक बहुत बड़ा एक ट्रेडिशन को, एक चलन को, या एक है ना, एक जो ट्रेडिशन होता है, हम लोग इसको चलन कहते हैं दोस्तों, है ना. ये इन लोगों ने, भारतीय उपन्यासकारों ने क्या किया है, इस्टेब्लिश किया है, कायम किया है. पैराग्राफ चेंज है, हम लोग चलते हैं. द इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश इज़ पार्ट ऑफ द इंडियन लिटरेचर. कहते हैं कि इंडियन नॉवेल जो भारतीय जो उपन्यास हैं इंग्लिश में, अगर हम उपन्यास की बात करें और भारतीय उपन्यास की बात करें, वो भी इंग्लिश में बात करें, तो एक हमारे भारतीय जो साहित्य है, जो इंडियन लिटरेचर है, उसका एक पार्ट है, उसका एक भाग है. इट रिफ्लेक्ट्स द सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एम्बियंस ऑफ द टाइम. कहते हैं कि ये जो नॉवेल्स हैं जो इंग्लिश में लिखे गए हैं, भारतीय नॉवेल्स हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं, ये प्रतिबिंबित करते हैं, इसका अक्स हमको दिखता है. किसका? सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल, समाजी, राजनीतिक और कल्चरल, और हम लोग बोलते हैं, हाँ, कल्चरल जो एम्बियंस है, जो हमारा सांस्कृतिक जो एम्बियंस है इस वक्त का, वो भी हमको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है, दर्शाता है. एम्बियंस बोलते हैं दोस्तों, हम लोग बोलते हैं जैसे एम्बियंस का मतलब होता है कि मूड ऑफ टाइम मतलब वक्त की जो नज़ाकत होती है, वक्त का जो एक मांग होती है, या इसको हम माहौल कह सकते हैं. और सिंपली हम कह सकते हैं कि एम्बियंस का मतलब माहौल कह सकते हैं, कि जो टाइम का, आज के समय का जो माहौल है, वो चाहे वो सांस्कृतिक माहौल हो, चाहे वो सियासी या राजनीतिक माहौल हो, या वो समाजी माहौल हो, सामाजिक माहौल हो, इसको अच्छी तरह से ये जो नॉवेल हैं, जो उपन्यास हैं, इसको रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है. बंकिम चंद्राज राजमोहन वाइफ. अगर हम एक नॉवेल की बात करें तो बंकिम चंद्रा की जो उपन्यास है राजमोहन वाइफ, रिटन इन 1864, वाज द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश. आप याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश, इंडियन जो नॉवेल है वो इंग्लिश में कौन सा था. तो आपको याद रखना है कि बंकिम चंद्राज राजमोहन वाइफ, राजमोहन की पत्नी, ये उनका एक नॉवेल था बंकिम चंद्रा का, जो कि लिखा गया था 1864 में, और जो कि बहुत ही पहला भारतीय नॉवेल था, वो भी इंग्लिश में. क्लियर है? आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है. ही रोट प्रोफ्यूजली इन बंगाली एंड अवेकेंड नेशनल कॉन्शियसनेस थ्रू हिज नॉवेल्स. कहते हैं कि उनने लिखा, किन्ने? बंकिम चंद्रा ने. ही रोट प्रोफ्यूजली, ज़्यादातर, प्रोफ्यूजली मैंने अधिकतर, ज़्यादातर, है ना. उसने किस में लिखा?
बंगाली लैंग्वेज में लिखा, बंगाली भाषा में लिखा। एंड अवेकेंड, और उसने जागरूक किया, क्या जागरूक किया? इन 18 अवेकेंड नेशनल कॉन्शियसनेस। उसने राष्ट्र की जो राष्ट्रीय जागृति है, राष्ट्र को जागरूक करने का उनने जो काम किया है थ्रू हिज नॉवेल्स, अपने उपन्यासों के द्वारा या उसके सहायता से, उसके द्वारा बंकिम चंद्रा ने जो नेशनल जो कॉन्शियसनेस है, जो कौमी जो जागृति वो है जिसको हम लोग बोलते हैं, या नेशनल का मतलब बोलते हैं दोस्तों हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये जो हमारा राष्ट्रीय जो जागृति है उसको मतलब ये जो जागृति जो फैलाने का काम है, इनके उपन्यासों ने, बंकिम चंद्रा के उपन्यासों ने काफ़ी भली भांति अच्छी तरह से पूरे देश में एक जागरूकता लाने का काम किया है, चाहे वो सोशल लेवल पर हो, पॉलिटिकल लेवल पर हो, या फिर वो नेशनल लेवल पर हो। क्लियर है? चलिए, तो द 3 ग्रेट नॉवलिस्ट ऑफ हम लोग पीछे आगे चले गए, है ना, दिस नॉवेल। ओके, द 30s सॉ द इंडियन मूवमेंट फॉर फ्रीडम अंडर महात्मा गांधी। अगर हम बात करें 1930s की बात करें दोस्तों, जब काफ़ी प्रखरता से लोग भारत को आज़ाद करने में लगे हुए थे, और महात्मा गांधी का जो बहुत बड़ा रोल था उसमें, आज़ादी की इसमें लड़ाई में, तो वो कहता है कि 30s में जो है एक इंडियन मूवमेंट, जो भारतीय जो एक आंदोलन चला था आज़ादी के लिए, फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, अंडर महात्मा गांधी के नेतृत्व में द 3 ग्रेट नॉवलिस्ट्स ऑफ द टाइम, उस समय का सबसे 3 बड़ा जो काफ़ी महान जो हमारे उपन्यासकार थे, रिप्रेजेंटेड द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन लाइफ। उन लोगों ने क्या किया, भारतीय जीवन शैली का, है ना, इंडियन लाइफ का जो एक एस्पेक्ट है, भिन्न भिन्न जो पहलू है, उसको क्या किया, रिप्रेजेंट किया, उसको क्या क्या दर्शाया, उसको दिखाया। 3 बहुत बड़े नॉवलिस्ट थे, उपन्यासकार थे। वो कौन थे? मुल्क राज आनंद wrote social novels and tried to break the barriers of caste and creed। अब याद रखिएगा, ये जो मुल्क राज आनंद साहब हैं, ये श्रीमान, इनने क्या किया, उनने नॉवेल्स लिखे, है ना, रोट सोशल नॉवेल्स, और वो जो उपन्यास उन्हें लिखे वो सामाजिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और उन्हें ट्राई किया, उन्हें कोशिश किया, उन्हें कोशिश क्या किया टू ब्रेक द बैरियर्स ऑफ कास्ट एंड क्रीड्स। उसने मुल्क राज आनंद साहब ने एक कोशिश किया कि वो भारतीय समाज में जो एक तरह का जो बैरियर है, एक तरह की जो बाधा है, वो बाधा किस रूप में है, वो कास्ट के रूप में है, वो जाति के रूप में है, वो क्रीड के रूप में है। ये जो कास्ट, जाति, क्रीड, ये जो इन लोगों का जो ये सब की जो भारतीय समाज में जो बाधाएं थीं, इन बाधाओं को दूर करने के लिए मुल्क राज आनंद ने अपने उपन्यास को काफ़ी सीरियसली लिखा था। ये 1930s की बात है। His Untouchable is an attempt to abolish the evil of untouchability। और बात करें अगर हम मुल्क राज आनंद की ही, तो उसने एक नॉवेल लिखा था दोस्तों, उसका नाम था अनटचेबल, मीन्स अछूत। और वो एक तरह की कोशिश थी, एक अटेम्प्ट ही थी टू अबॉलिश द एविल्स ऑफ अनटचेबिलिटी। एक कोशिश थी टू अबॉलिश माने मिटाने के लिए, हटाने के लिए किस चीज़ को, द एविल्स ऑफ अनटचेबिलिटी। अछूत जो छुआछूत जो था, अनटचेबिलिटी जो थी भारत में, उसके बुराई को, उसकी कुरीति को हटाने के लिए उनने जो है अनटचेबल लिखा था। 1930s की बात है। भारतीय समाज काफ़ी तरह के जातियों में, सेक्ट्स में,
क्रीड्स में है ना बटा हुआ था, इसी को तोड़ने के लिए, इसी को अबोलिश करने के लिए ये जो मुल्क राज आनंद हैं इन अनटचेबल 1930s में लिखा था। Economic slavery and colonial exploitation are the subject matter of Coolie and Two Leaves and a Bud, आर के नारायणन। तो बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक स्लेवरी की बात करते हैं दोस्तों। इकोनॉमिक आर्थिक गुलामी, इकोनॉमिक माने आर्थिक, स्लेवरी माने होता है गुलामी, तो आर्थिक गुलामी और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन और औपनिवेशिक जो शोषण था, एक्सप्लॉयटेशन शोषण को बोलते हैं, और कॉलोनियल जो औपनिवेशिक था, औपनिवेशिक का मतलब होता है उपनिवेश। चूँकि अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ एक कॉलोनी बनाई थी, एक उपनिवेश बनाया था और यहाँ के लोगों को शोषण करके यहाँ का जो समाज है शोषित वर्ग था, शोषण हो रहा था। और ये एक तरह का ये जो है एक तरह का जो भी था सारा जो वेल्थ था सबको ड्रेन करके वो ब्रिटेन लेकर चले जाते थे। तो यहाँ जुल्म सितम का जो माहौल था वो काफ़ी तेज़ था, काफ़ी ज़्यादा था, और पुलिस की जो कार्रवाई थी और ये जितने तरह के जो स्टेट्स बना रखे थे इन लोगों ने, ये हर तरह से यहाँ के मज़दूरों को, यहाँ के समाज के लोगों को पूरी तरह से निचोड़ने का काम कर रही थी। तो यही बता रहे हैं कि इकोनॉमिक स्लेवरी, आर्थिक गुलामी और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन जो था, जो औपनिवेशिक जो शोषण था, आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कूली। उनने जो एक उपन्यास लिखा था कूली, उसका एक सब्जेक्ट मैटर था, उसका मजमून था, उसका जो कंटेंट था उस उपन्यास का कूली का, वो इसी पर आधारित था कि इकोनॉमिक स्लेवरी और औपनिवेशिक जो एक्सप्लॉयटेशन है या हम उसको शोषण कहते हैं, इसी पर पूरा का पूरा जो उपन्यास है आधारित था। कूली एंड टू लीव्स एंड ए बड, दो पत्ते और एक कली, इस पर भी इसी बात पर ये आधारित था। आर के नारायणन थ्रू हिज सोशल कॉमेडीज़, जो आर के नारायण साहब हैं, इनने अपने कॉमेडीज़ के द्वारा, सोशल कॉमेडीज़, सामाजिक जो उनने कॉमेडीज़ किया था, हंसने हंसाने का जो काम किया था, वो भी पूरी तरह से आधारित था इन्हीं बातों पर। हैज़ मिरर्ड द लिटिल आयरनीज ऑफ डोमेस्टिक लाइफ, वो डोमेस्टिक जो हमारे घरेलू ज़िंदगियां थीं, हमारा जो घरेलू यहाँ भारतीय समाज का जो घरेलू जीवन था, उसको, उसके आयरनीज़ को, उसकी छोटी छोटी बातों को अच्छी तरह से मिरर कर रहा था, दर्शा रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था, उसका अक्स उसमें दिख रहा था। मिरर का मतलब था रिफ्लेक्टर। जैसे हम अपना आईने में अपना चेहरा देखते हैं, तो जो हमारे इधर होता है वही हमको उस पार दिखता है। तो वही वो लिख रहे थे कि हमारे भारतीय समाज में कितनी कुरीतियाँ हैं, कितने तरह की परेशान करने वाली चीज़ें हैं, वो उसको लिख रहा, उसी चीज़ को बिल्कुल मिरर की तरह उसका जो उपन्यास था वो इस चीज़ को दर्शा रहा था, है ना। आयरनी बोलते हैं दोस्तों, आयरनी का मतलब होता है कि वो चीज़ जो नहीं होना चाहिए था पर वो होता है, आयरनी बोलते, ठीक है ना। चलिए ओके, जैसे मान लीजिए किसी, अगर मैं कहूँ कि जैसे चाकू का काम है काटना, अगर चाकू न काटे तो एक आयरनी है, चूँकि वो काम है उसका काटना, अगर वो नहीं काट रहा है तो डेफिनेटली ना आयरनी है। तो वही बोल रहा है कि जो डोमेस्टिक लाइफ था, भारतीय समाज का जो घरेलू या ज़िंदगी थी, जीवन था, वो काफ़ी सही नहीं था। तो वो जो भी दबा कुचला जा रहा था उस कॉलोनियल पीरियड में, उस औपनिवेशिक दौर में, इसी चीज़ को इसका जो नॉवेल है काफ़ी अच्छी तरह से मिरर दर्शा रहा था, कर रहा था। एंड क्रम्बलिंग ऑल वैल्यूज़, और जितनी भी पुरानी मान्यताएँ थीं, वैल्यूज़ थीं, है ना, मूल्य थे, उनको क्या कर रहा था, क्रम्बल कर रहा था, चकनाचूर कर रहा था। इन द डेवलपिंग सोसाइटी, जो समाज, जो उस वक्त का समाज जो डेवलप कर रहा था, वो पुराने मूल्यों को, पुराने जो हमारे भारतीय मूल्य थे, भारतीय मान्यताएं थीं, उनको क्या कर रहा था, कुचल रहा था। यही चीज़ इनके उपन्यासों के द्वारा देखा जा सकता है। राजा राव
has championed the case of Indian philosophy on the one hand and the essence of Gandhism on the other. कहते हैं राजा राव की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो राजा राव है, इन्हीं हैज़ चैम्पियन द केस ऑफ इंडियन फिलोसॉफी. वो भारतीय जो फिलोसॉफी है, भारतीय जो एक तरह का फिलोसॉफी आप समझ रहे हैं ना, फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र जिसको हम बोलते हैं, जो भारतीय जो दर्शन है, भारतीय दर्शन की जो केस है, उस पर उसने काफ़ी चैम्पियन, मतलब काफ़ी उसको महारत थी, काफ़ी चैम्पियनशिप उन्हें प्राप्त किया था, अच्छी तरह से उसको वो जान रहे थे, वो समझ रहे थे. कौन? राजा राव. ऑन द वन हैंड एक तरफ, एंड एसेंस ऑफ गांधीज़म ऑन द अदर, और एक तरफ तो वो इंडियन फिलोसॉफी को समझ रहा था राजा राव, भारतीय दर्शन को, कि हिंदुस्तान में क्या चीज़ है जो हमें हमारे यहाँ प्रचलित है, यहाँ का दर्शन क्या है, यहाँ की सोच क्या है, और दूसरी तरफ वो गांधी के विचारों को, गांधी की जो खुशबू है, वो जो उसका एसेंस है, गांधी की जो मान्यताएं हैं, उसको जो गांधी ने दिया, दूसरी तरफ उससे भी वो पूरी तरह से भरा हुआ था. उसकी जो नॉवेल्स थे पूरी तरह से भरे हुए थे. किनके? राजा राव के. द गाइड ऑफ आर के नारायणन, अगर हम उस नॉवेल की बात करें, अगर हम गाइड की बात करें, गाइड एक नॉवेल है, इसकी बात करें तो आर के नारायणन जो हैं, है ना, उनका लिखा हुआ है द गाइड एंड द सर्पेंट ऑफ द रोप, और रस्सी वाले सांप, एक उपन्यास है दोस्तों. एंड कंठापुरा ये भी एक है उपन्यास है. ऑफ राजा राव आर इमॉर्टल वर्क्स. ये तीनों जो कार्य हैं, ये तीनों जो उपन्यास हैं, ये तीनों चीज़ें जो इन्हें लिखी हुई हैं राजा राव ने, ये इमॉर्टल वर्क्स हैं, ये अमर हैं, अजर हैं, मतलब कभी न भुलाया जाने वाली चीज़ें हैं, कभी न मिटने वाली चीज़ें हैं. मॉर्टल माने होता है मरणशील, इमॉर्टल माने होता है अमरणशील, जो कभी नहीं मरेगा, हमेशा याद किया जाएगा, हमेशा ज़िंदा रहेगा. तो ये गाइड, सरपेंट ऑफ द रोप एंड कंठापुरा, ये तीनों जो नॉवेल्स हैं जो राजा राव ने लिखे हैं, बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है. ये कभी न भुलाने वाला, कभी न मिटाने वाले ये इनके काम हैं, इनके नॉवेल्स हैं, इनके उपन्यास हैं. As the novel consolidated, some more novelists joined the bandwagon. कहता है कि जैसे जैसे as the novel consolidated, जैसे जैसे कि जो नॉवेल है, नॉवेल लिखने का काम है, जो कंसोलिडेट होता गया, अच्छा होता गया, बढ़ता गया, है ना. some more novelists, कुछ और ज़्यादा जो उपन्यासकार हैं, उन लोगों ने ये जो बैंड वैगन था, ये जो पार्टी थी, ये जो ग्रुप था, इसको इन लोगों ने ज्वाइन किया, इसमें इन लोगों ने हाथ मिलाया. एंड रोट, और इन लोगों ने लिखा एक्सटेंसिवली, काफ़ी विस्तृत रूप से लिखा एक्सटेंसिवली ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन लाइफ. भारतीय समाज, भारतीय जीवन, भारतीय समाजी जीवन पे पूरी तरह से खुलकर, काफ़ी एक्सटेंसिव वे में इन लोगों ने अपने आप को व्यक्त किया. अपने आप को किसमें व्यक्त किया? उपन्यास के रूप में व्यक्त किया, लिखा. नयनतारा सहगल wrote political novels like Storm in Chandigarh and Rich Like Us. Kamala Markandeya wrote novels of some social concern like Nectar in a Sieve and Some Inner Fury. कहते हैं कि नयनतारा सहगल का नाम कौन नहीं जानता. वो जो हैं, उनने लिखा, रोट पॉलिटिकल नॉवेल्स, उनने राजनीतिक उपन्यास लिखे. उसका जो थीम था सोशल न होकर वो क्या था? राजनीतिक था. और है ना, जैसे कि उसका एक नॉवेल है स्टॉर्म इन चंडीगढ़. कहता है कि स्टॉर्म इन चंडीगढ़ में आंधी. एंड रिच लाइक अस, और अमीर हमारे जैसा, रिच लाइक अस. इस तरह के जो नॉवेल्स हैं, इनने नयनतारा सहगल ने लिखे. कमला मार्कंडेया, अब हम कमला मार्कंडेया की बात करें दोस्तों, रोट नॉवेल्स ऑफ सोशल कंसर्न. उन्हें सामाजिक रूप से, जो समाज से संबंधी जो नॉवेल्स थे, समाज से संबंधी जो बातें थी, उसको अपने नॉवेल्स में लिखा. किसने? कमला मार्कंडेया ने. और उनका नॉवल जैसे कि नेक्टर इन अ सीव, सीव माने चलनी होता है, नेक्टर माने वो चीज़ होता है जो चीज़ हमको मधुमक्खी से मिलती है. नेक्टर बहुत ही अच्छी चीज़ है,
जो अमृत जिसको हम बोलते हैं नेक्टर, नेक्टर इन ए सीव, छलनी में या फिर चलनी में अमृत, एंड सम इनर फ्यूरी, और कुछ अंदर की अंदर की फ्यूरी, फ्यूरी मैंने गुस्सा, है ना, दुख, दुख तो नहीं, फ्यूरी मैंने गुस्सा होता है, गुस्सा, अंदर का गुस्सा, सम इनर फ्यूरी, कुछ अंदर। तो ये कुछ नॉवेल्स थे जो नयनतारा सहगल ने, पॉलिटिकल थे, लिखे थे। द पार्टीशन ऑफ इंडिया फिगर्स इन स्कोर्स ऑफ नॉवेल्स, कहता है कि भारत का जो विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, बंटवारा हुआ था, वो आपको बहुत सारे नॉवेल्स में, स्कोर्स ऑफ नॉवेल्स, बहुत सारे नॉवेल्स में, बहुत सारे उपन्यास में इसका जो जिक्र है, इसका जो वर्णन है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसका जो है ना खुलासा है, मिल जाएगा। लाइक खुशवंत सिन्हाज ट्रेन टू पाकिस्तान। अगर हम खुशवंत सिन्हा की बात करें दोस्तों, इसका जो नॉवेल है, इसका जो उपन्यास है, जो कि ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान को जो ट्रेन जाते हैं, है ना, बहुत ही अच्छी तरह से पार्टीशन डेज़ को, पार्टीशन के दिनों को अच्छी तरह से इसमें व्यक्त किया गया है। केस दुग्गल्स टू बॉर्न ट्वाइस डेड। तो केस दुग्गल की बात करें तो इन्हें भी एक नॉवेल लिखा, ट्वाइस बॉर्न, दोबारा पैदा हुआ, दोबारा मर गया, ट्वाइस बॉर्न ट्वाइस डेड, है ना। और चमन वहाब्स आज़ादी, और चमन वहाब साहब की आज़ादी थी, ये भी एक अच्छा नॉवेल था। मनोहर मलगांवकर का अ बेंड इन द गैंगेज, है ना, गंगा नदी में मोड़, जो बेंड होते हैं, जो मुड़ जाती है गंगा नदी, है ना, उस तरह से लिखा, है ना। अनीता देसाईज फोकस, और अनीता देसाई जो थी, उनका जो फोकस था, उनका जो फोकस जो हुई थी, उन्हें जो फोकस किया था, उनका जो वो जो अपने ध्यान को केंद्रित किया था, किधर किया था, इज़ ऑन द इनर कॉन्साइंस ऑफ हर कैरेक्टर्स। उनने अपने कैरेक्टर्स के जो इनर कॉन्साइंस है, जो अंदर की बात है, जो अंदर का जो ज़मीर है, उस पर उनने ज़्यादा अपने आप को केंद्रित किया, फोकस किया। एज इन क्राई, जैसे कि नॉवल में उनके द्वारा लिखा हुआ जो नॉवल था अनीता देसाई के द्वारा, वो था क्राई, चीख, द पिकॉक, है ना, मोर, बाय बाय लिखा, है ना, ब्लैक बर्ड, एंड वॉइसेस इन द सिटी, और वॉइसेस इन द सिटी, ये सारे के सारे नॉवेल्स, उपन्यास के नाम हैं। अरुण जोशी रोट एग्जिस्टेंशियल नॉवेल्स लाइक द फॉरेनर, और अरुण जोशी ने जो नॉवेल्स लिखे वो एग्जिस्टेंशियल थे। एग्जिस्टेंशियल बोलते हैं दोस्तों जिसको, है ना, अस्तित्वात्मक, मतलब जो अस्तित्व से जुड़े हुए थे, है ना, जैसा कि द फॉरेनर विदेशी, एंड स्ट्रेंज केस ऑफ बिली विश्वास, जो बिली विश्वास है उसका एक अजीब सा जो केस है वो ने लिखा था। Some Indian English novelists have also experimented with the form of the novel। कहते हैं कुछ भारतीय जो इंग्लिश के जो उपन्यासकार थे, ऑल्सो उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन लोगों ने प्रयोग किया था विद द फॉर्म ऑफ नॉवेल। इस तरह के उपन्यास को लेकर के इन लोगों ने क्या किया था, एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था। मुल्कराज आनंद रोट अनटचेबल इन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक वाइल। कहते हैं कि मुल्कराज आनंद ने जो लिखा था, क्या लिखा था, अनटचेबल, अछूत जो लिखा था, वो इन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, उनने कॉन्शियसनेस टेक्निक की धारा पर लिखा था। कॉन्शियसनेस टेक्निक क्या है, वो समाज को जागरूक करना चाहते थे, तो उसी के कुछ टेक्निक उसने उसमें इस्तेमाल किए ताकि उसको पढ़कर, उसको समझकर यहाँ के लोग, यहाँ का जो समाज है वो जागरूक हो जाए। तो उस तरह के टेक्निक उसने, उसके धारा का उसने क्या किया था, प्रयोग किया था, इस्तेमाल किया था। वाइल विक्रम सेठ, जबकि विक्रम सेठ की बात करें, उनने क्या लिखा था, रोट द गोल्डन गेट, उनने सुनहरा गेट लिखा था, सोने वाला गेट लिखा था। अ नॉवेल एंटायरली इन सोनेट्स, पूरे के पूरे सोनेट्स में लिखा था उनने ये नॉवेल। हम सोनेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके दोस्तों, अमंग द रिसेंट वंस, अगर हम अभी हाल की बात करें, अभी पूरी पीछे वर्तमान की बात करें, तो वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल आर अभिनव घोष। कहता कि उसमें से एक जो काफ़ी रिमार्केबल हैं, काफ़ी मशहूर हैं, वो हैं अमिताभ घोष फॉर हिज द शेडो। अपनी नॉवेल के लिए काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वो कौन है, कौन सा नॉवेल है, द शेडो लाइन्स, ये उनका नॉवेल है अमिताभ घोष का।
विक्रम सेठ फॉर इज़ आ सुटेबल बॉय। अगर हम विक्रम सेठ की बात करें, भारत की बात हो रही है, अगर हम विक्रम सेठ की बात करें तो उनका जो नॉवेल था आ सुटेबल बॉय। शशि थरूर फॉर इज़ द ग्रेट इंडियन नॉवल, और शशि थरूर ने जो लिखा था नॉवल द ग्रेट इंडियन नॉवल, उन्हें लिखा था शशि थरूर ने। अरुंधति रॉय ने जो लिखा था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नॉवेल था, अरुंधति रॉय ने लिखा था। राजकमल झा ने लिखा था फॉर इज द ब्लू बेड स्प्रिट, किसने लिखा था? राजकमल झा ने। एंड किरण देसाई फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और किरण देसाई ने लिखा था इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। हम लोग चेंज करते हैं पैराग्राफ। फाइनल पैराग्राफ है द इंडियन इंग्लिश राइटिंग विच बिगेन विद दीन मोहम्मद प्रोज। कहते हैं कि इंडियन इंग्लिश राइटिंग जो भारतीय जो इंग्लिश में जो लिखना राइटिंग जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था दीन मोहम्मद के प्रोज वर्क से। प्रोज जो 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 ने नसरिया कलाम लिखा था, जो ने गद्य का जो भाग लिखा था, है ना, गद्यात्मक जो उनने एक शैली में जो लिखा था उनने किन्ने दीन मोहम्मद ने, है ना, हैज़ डेवलप इनटू अ फुल फ्लेज लिटरेरी जेनर। ये पूरी तरह से डेवलप हो गया है, विकसित हो गया है पूरी तरह से, है ना, फुल फ्लेज पूरी तरह से लिटरेरी जेनर में, साहित्यिक रूप में, साहित्यिक फॉर्म में ये बदल चुका है। किसका? दीन मोहम्मद का जो लिखा हुआ जो प्रोज वर्क था। द इंडियन इंग्लिश फिक्शन हैज़ वॉन। कहते हैं कि इंडियन इंग्लिश फिक्शन की अगर बात करें, भारतीय इंग्लिश उपन्यास, है ना, या हम लोग इसको उर्दू में बोल सकते हैं फसाना या अफसाना, उसकी बात करें, हैज़ वॉन 5 बुकर्स प्राइजेस सो फार। अब तक 5 बुकर प्राइजेज इनने जीते हैं। द न्यू नॉवलिस्ट है पोटेंशियल, और जितने भी नए जो उपन्यासकार भारत में आ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, उनके पास एक पोटेंशियल है, एक ताकत है, एक पावर है, एक एनर्जी है, इनफ, काफ़ी एनर्जी है टू क्लिंच, उसको जकड़ने का, पकड़ने का। क्लिंच माने जकड़ लेना, पकड़ लेना। रिकॉग्निशन एज वर्ल्ड लिटरेचर इन इंग्लिश, उसके पास एक रिकॉग्निशन, एक, है ना, एज ए वर्ल्ड लिटरेचर इन इंग्लिश। कहता है कि इंग्लिश में, है ना, सांसारिक तौर पर, सांसारिक लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, है ना, भारतीय लिटरेचर को, है ना, एक रिकॉग्निशन दिलाने में, पहचान दिलाने में काफ़ी सक्षम हैं। जो नए नए जितने भी नॉवलिस्ट आ रहे हैं, जितने भी उपन्यासकार आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, यही था भारतीय नॉवल के बारे में, भारतीय उपन्यास के बारे में, और यहाँ के उपन्यासकारों के बारे में, इनके कामों के बारे में, इनके वर्क के बारे में, इनकी भारतीय समाज के सोशल, पॉलिटिकल और जितने भी और भी एस्पेक्ट्स हैं, पहलुएँ हैं, चाहे वो समाजी हो, राजनीतिक हो, एजुकेशनल हो, जितने भी तरह की पहलुएँ हैं, इन लोगों ने अपने उपन्यासों से काफ़ी इसको प्रभावित किया है। और यही नहीं, दुनिया के लेवल पर, सांसारिक लेवल पर इन लोगों ने भारतीय उपन्यास को लाने में, काफ़ी उसको रिकॉग्निशन दिलाने में काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी एकजुटता दिखाई है। तो चलिए, आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।